चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का रिवीजन आवर एनवायरनमेंट। इससे एक्सपेक्टेड है कि 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन हमें 4 तारीख को हमारे एग्जाम में मिलेगा। शुरू करते हैं इस चैप्टर को। स्टार्ट विद द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? स्फीयर तुमने मैथ्स में पढ़ा है। स्फीयर का मतलब होता है एक गोला, और स्फीयर हमारी जो अर्थ है उसे स्फेरिकल ही माना गया था पहले, है ना। लेकिन उसमें कहा गया कि बायो बायो यानी कि लाइफ, लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स जिस स्फीयर में मिले, कहाँ कहाँ मिलती हैं? द स्पेस वेयर लिविंग थिंग्स कैन एग्जिस्ट। लिविंग थिंग्स बहुत सारी जगहों पे एग्जिस्ट कर सकती थी, कहीं पानी में, कहीं हवा में, कहीं जमीन पर। तो ऐसा बनाया गया कि बायोस्फीयर एक ऐसा स्फीयर है जहां पर जिंदा चीजें रह सकती हैं। द स्पेस वेयर लिविंग थिंग्स कैन एग्जिस्ट। नाउ दिस कैन बी लाइक, इसका शुरू हुआ था ये हमारे अर्थ से, कि हमारे अर्थ पे, इस स्फीयर पे लाइफ भी है, तो इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। और हमारे अर्थ पे तुमने ये सोशल साइंस में भी पढ़ा है कि अर्थ पे हमारे जो बायोस्फीयर है, हमारा अर्थ, उस पे लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है। लिथोस्फीयर यानी कि रॉक्स, हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर, एटमॉस्फेयर यानी कि एयर। रॉक्स का मतलब मिट्टी से है, सॉइल। तुम ये डायग्राम देखो, ये तुम्हारा बायोस्फीयर दिखा रहा है, यानी कि पूरी अर्थ। पूरी अर्थ में हवा भी आती है, पानी भी, और मिट्टी भी। अब अगर हम बायोस्फीयर से छोटे लेवल की बात करें तो उसे कहते हैं इकोसिस्टम, यानी कि एक छोटा सा सिस्टम, एक वो सिस्टम। इकोसिस्टम की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, वो सिस्टम जिसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं। अब अगर हम पूरी अर्थ को एक बायोस्फीयर मान लेते हैं तो उसकी एक छोटी सी जगह, वो वो इकोसिस्टम हो जाता है। बायोस्फीयर का ही छोटा पार्ट एक इकोसिस्टम हो जाता है, जिसको तुम स्टडी करते हो। तुम पूरा बायोस्फीयर एक साथ स्टडी नहीं कर सकते। यू हैव टू स्टडी अ स्मॉलर पोर्शन ऑफ बायोस्फीयर, दैट इज नोन एज इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम इज व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इकोसिस्टम? गार्डन इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज अ सिस्टम इन विच लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंटरैक्ट। जैसे तुम्हारा इकोसिस्टम क्या है, जहां तुम रह रहे हो, तुम किन नॉन लिविंग चीजों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो और किन लिविंग चीजों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो। लिविंग चीजें जैसे तुम अपने दोस्तों, हम लोगों के साथ, पेड़ पौधों के साथ, और जो तुम्हारे आसपास के पशु हैं। अब जैसे हम लोग सभी दूध कंज्यूम करते हैं, तो वो काऊ से मिल्क हमें मिलता है, तो उन जानवरों के साथ भी हमारा इंटरेक्शन है। तुम गाय को खाना दे देते हो, कुत्ता, बिल्ली, इन सब के साथ हमारा इंटरेक्शन है। और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हवा, पानी, धूप, रोशनी, इन सब के साथ हमारा इंटरेक्शन है। तो ये नॉन लिविंग का इंटरेक्शन है एक इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम कोई भी वो छोटी सी जगह हो सकती है एक बायोस्फीयर में, जैसे गार्डन इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम और लेक इकोसिस्टम। अब आओ, इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट का सीधा सा मतलब है हमारी सराउंडिंग्स। ये इकोसिस्टम है, सिस्टम जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग आप दोनों की बात कर रहे हो। और अवर इन्वायरमेंट मतलब सराउंडिंग आपकी क्या है, इस समय आप जहाँ बैठे हुए हो आपका इन्वायरमेंट क्या है। जब आप स्कूल आते हो तो उस समय आपका इन्वायरमेंट क्या है, मतलब आपकी सराउंडिंग। सराउंडिंग में हमारे लिविंग और नॉन लिविंग सभी चीजें होती हैं। द बायोटिक एंड एबायोटिक things in the surrounding of a living organisms which influence the organism are called its environment. तो environment और ecosystem थोड़े थोड़े सेम ही हैं। अब आप यहाँ पे देखो, पूरी अर्थ को मैंने क्या कहा था? बायोस्फीयर, मतलब यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। अब इनके वो छोटे छोटे पार्ट, जैसे पोलर आइस कैप, यहाँ पे कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है? जैसे पोलर बियर, ये एक इकोसिस्टम है। टैगा इकोसिस्टम, सवाना इकोसिस्टम, वेटलैंड्स का इकोसिस्टम, कोरल रीफ का इकोसिस्टम जो सी में मिलता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का इकोसिस्टम, और डेजर्ट का इकोसिस्टम। याद है ना, 6 क्लास में हैबिटेट वगैरह भी पढ़ा था। कुछ लोगों का हैबिटेट डेजर्ट होता है, तो तुम्हें उसको, जैसे तुम कैमल को स्टडी करना चाहते हो, तो यू हैव टू स्टडी द डेजर्ट इकोसिस्टम। नाउ
अब देखो मैंने इस पीपीटी को ऐसे रेडी किया है कि हम टॉपिक्स भी पढ़ते जाएंगे और इस टॉपिक से जो पहले सीबीएसई में क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको भी साथ में करते जाएंगे। क्वेश्चन आएगा साथ में, मैंने उसका आंसर भी किया है और शॉर्टेस्ट आंसर है जिससे तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे। तो इकोसिस्टम हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इज अ सिस्टम। देखो सिस्टम वर्ड तुम्हें इसी से उठाना है, सिस्टम इन विच लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स यानी बायोटिक एंड नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स इंटरैक्ट विद ईच अदर। अच्छा मुझे ये बताओ आखिरकार इकोसिस्टम में ये इंटरेक्शन होता किस लिए है? तुम नॉन लिविंग चीजों और लिविंग चीजों के साथ इंटरेक्ट किस लिए करते हो? ये सोच कर बताना कि इकोसिस्टम में इंटरेक्शन क्यों होता है। टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स, हमारे कितने टाइप के इकोसिस्टम हो सकते हैं? नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। पिछली स्लाइड में मैंने तुम्हें इकोसिस्टम्स के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, अब क्या तुम उसमें से बता सकते हो या खुद याद करके एग्जाम्पल्स दे सकते हो मुझे नेचुरल इकोसिस्टम के? नेचुरल मतलब जिस इकोसिस्टम को नेचर के द्वारा बनाया गया है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मतलब तुमने बनाया है, वहां तुमने थोड़ी सी लिविंग चीजें रख दी हैं, उनको कुछ जरूरत की चीजें दे दी हैं, वो सिस्टम तुमने बनाया है, आर्टिफिशियल मैन मेड होता है। अब देखो ये सारे इकोसिस्टम के एग्जाम्पल थे, तो बताओ मुझे गार्डन इकोसिस्टम नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है? आर्टिफिशियल, तुम बनाते हो। पॉन्ड इकोसिस्टम नेचर बनाती है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम तुम बनाते हो, कभी कभी पॉन्ड मैन मेड भी होते हैं। लेक इकोसिस्टम नेचर बनाती है या कभी कभी आर्टिफिशियल लेक्स इंसान भी बनाता है। तो ध्यान रखिएगा जिस भी तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए। आते हैं पीवाईक्यूज पे। पहला पीवाईक्यू पूछा गया, व्हाट इज अ इकोसिस्टम? तो इकोसिस्टम इज अ सिस्टम, देखो ये वर्ड खुद ही आंसर दे रहा है। इकोसिस्टम इज अ सिस्टम इन विच लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंटरैक्ट विद ईच अदर। लेकिन फॉर व्हाट, किस लिए इंटरैक्ट करते हैं अभी बताऊंगी मैं। वैसे तो है जिंदा रहने के लिए इंटरैक्ट करते हैं, दे इंटरैक्ट विद ईच अदर टू सर्वाइव। आप जिंदा रहने के लिए ही इंटरैक्ट करते हो, सबसे देख लेना, आप ये बात सोच के देखना कि एक इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग चीजें क्यों इंटरैक्ट करती हैं। गिव एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक इकोसिस्टम, ये क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आंसर ये है इकोसिस्टम की डेफिनेशन और फिर एग्जाम्पल्स। तो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, गिव 3 एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ कंपोनेंट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ component of a ecosystem, abiotic components and biotic components. Biotic components are the living components जैसे animals, plants, they are the biotic components, and abiotic components are the non-living components of an ecosystem like air, water, soil, sunlight. These are the non-living things of an ecosystem. Now next question was like ecosystem के जो components के example, biotic and abiotic. Living components, abiotic are the non-living components. Biotic components में जो living things हैं उनको हम फिर से categorize कर सकते हैं। Producers, again word gives you meaning. Producers means which produce. Consumer, which consume. Decomposer, which decomposes. Produce means मतलब किसी चीज को बनाना, कंज्यूम मीन्स उसे खर्चा करना, डिकम्पोजर मीन्स बर्बाद करना। तो ये जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं मतलब किसी इकोसिस्टम के जो प्रेजेंट सारे एनिमल्स हैं वो 3 कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स, ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद अब हमें फिर से वही बायोटिक कंपोनेंट्स के एग्जाम्पल लिखिए और एबायोटिक के एग्जाम्पल्स लिखिए, मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे एक एक कंपोनेंट की, जैसे प्रोड्यूसर की, फिर कंज्यूमर की, फिर डिकम्पोजर की। आ जाइए फिर से इकोसिस्टम। मैंने अभी आपसे एक सवाल पूछा था कि इकोसिस्टम इज अ सिस्टम इन विच लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंटरैक्ट फॉर व्हाट, फॉर एनर्जी और फॉर देयर सस्टेनेंस, फॉर देयर सर्वाइवल, वो उसके लिए इंटरैक्ट करते हैं। आ जाओ, ये तुम्हारा अर्थ है यानी कि ये तुम्हारा बायोस्फीयर है, इसमें एक छोटे से इकोसिस्टम में तुम पड़े हुए हो और ध्यान से देख रहे हो ये क्या है, सन। हाँ सन। और एनर्जी के लिए तुम इंटरैक्ट कर रहे हो, तो एनर्जी कहाँ से आती है भाई? हमारे घरों में एनर्जी आती है पैसे से, लेकिन हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी कहाँ से आती है? जी हाँ सही कहा, सन से। हमारे इकोसिस्टम में सन से एनर्जी आती है। तो क्या तुम सन से एनर्जी ले लोगे? तुम सन से एनर्जी ले पाओगे? तुम सन में खड़े हो जाओ और तुम्हें खाना खाने की जरूरत ना पड़े, क्या ऐसा होगा? देखो यहाँ मैंने ये बनाए हैं कुछ एनिमल्स, क्या ये सन से एनर्जी ले पा रहे हैं? ये तो बेचारे खड़े हुए हैं यहाँ पे, ये सन से एनर्जी नहीं ले पाएंगे। तुम दिन भर भी धूप में खड़े रहो ना,
तुम्हें खाना तो खाने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, कभी-कभी हम सर्दियों में धूप में खड़े हो जाते हैं, धूप सेकने के लिए, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि तुम्हें खाना खाने की ज़रूरत ना पड़े एंड यू नीड फूड टू गेट एनर्जी, राइट? तो फिर आखिरकार हमारे बायोस्फीयर में एनर्जी एंटर कहाँ से करती है? बायोस्फीयर और फिर सभी इकोसिस्टम्स में। तुम समझ गए ना, बायोस्फीयर इज़ द बिगेस्ट फॉर्म एंड द इकोसिस्टम्स आर द स्मॉलर फॉर्म विदिन द बायोस्फीयर। आओ, ये कौन है? एक ग्रीन प्लांट का एक पत्ता। ग्रीन प्लांट्स, हाँ, वही है प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स which in presence of sunlight, suitable temperature and chlorophyll, carbon dioxide and water, they form starch। तुमने पिछले वीडियो में फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पढ़ी है। देखो, अब यहाँ पे ग्रीन लीव्स में स्टार्च बनता है, इनका खाना, इसलिए कहलाते हैं प्रोड्यूसर। बट क्या ये प्रोड्यूसर्स हैं? नहीं, ये प्रोड्यूसर्स नहीं है, बिकॉज ये सनलाइट को ट्रैप करके अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे थे। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ दो तरह के एरोज बने हैं, एक ब्लू और एक रेड। ब्लू एरो नीचे से ऊपर की ओर वाटर लेकर आ रहा है, जो रूट्स ने एब्जॉर्ब किया था और फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। और ये जो रेड एरो है, ये इस पत्ती में बना हुआ फूड जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाया गया है, उसको लेकर प्लांट के दूसरे पार्ट्स में जा रहा है, यानी कि रूट, स्टेम, जहां पर फूड की सिंथेसिस नहीं होती है। अब प्लांट में होने वाले फोटोसिंथेसिस, ध्यान रखना, प्लांट प्रोड्यूसर फोटोसिंथेसिस, PPP, प्लांट प्रोड्यूसर फोटोसिंथेसिस। क्योंकि प्लांट प्रोड्यूसर्स हैं और प्लांट के साथ साथ ही एक और प्रोड्यूसर तुम्हें पढ़ना है, जो है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि वो ग्रीन है और वो भी फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बना लेती है। कुछ फ्यू ब्लू ग्रीन एल्गीज आर द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्रोड्यूसर। ध्यान रखना, तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये स्लाइड अभी मैं नहीं करवाऊंगी, इसको थोड़ा बाद में करवाऊंगी। इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं तुम्हारे प्रोड्यूसर वाले टॉपिक से, उनको देख लेते हैं। ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट, प्रोड्यूसर। व्हाट आर प्रोड्यूसर्स? गिव एग्जांपल। Producers are the autotrophs which can produce food by photosynthesis. You have to use these three P's: P producer, P produce, P photosynthesis. And that is why they are called autotrophs. आपसे autotrophs भी पूछा जा सकता है। Give example. Example is plants and few blue green algae. अगला क्वेश्चन था, what are autotrophs? Give example. Same definition you can use. Autotrophs are the producers which can produce food by photosynthesis. Same answer. Why producers are called autotrophs? Because they can make their food automatically. Autotrophs में auto को automatically कर लेना. They can produce their food by own. बस सन को आना जरूरी है, पानी मिल जाए, CO2 मिल जाए, ये अपना काम शुरू कर देते हैं। इन्हें किसी किचन की जरूरत नहीं, इन्हें किसी से गेहूं खरीद के लाना नहीं, चावल खरीद के नहीं लाना, ये खुद ही बना देते हैं। That is why they are called. Producers are the autotrophs because they can produce food by photosynthesis. आपको बार बार वही सेम इंफॉर्मेशन तीनों क्वेश्चंस में देनी है। How is the energy present in sunlight is converted into chemical energy? यहाँ ध्यान रखना, ये जो सनलाइट की एनर्जी आ रही है, ये इस प्लांट में होने वाली फोटोसिंथेसिस के कारण केमिकल एनर्जी यानी कि ग्लूकोज या स्टार्च में बदल जाता है फूड यहाँ पे, और ग्लूकोज और स्टार्च के बॉन्ड्स के बीच में एनर्जी ट्रैप हो जाती है। इसे ही हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ध्यान रखना, कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी किसके द्वारा हो रहा है? प्लांट्स के द्वारा। आंसर देख लेते हैं। ऑटोट्रॉफ्स आर द प्रोड्यूसर्स विच कैन प्रोड्यूस फूड यानी कि केमिकल एनर्जी यानी कि ग्लूकोज या स्टार्च बाय फोटोसिंथेसिस यूजिंग सनलाइट। एग्जाम्पल प्लांट, फ्यू ब्लू ग्रीन एल्गी। तुम देखो, इन चारों क्वेश्चंस का आंसर मैंने सेम लाइन से ही दिया है, तो इस लाइन को तुम याद कर लो। ग्रीन प्लांट कैप्चर हाउ मच एनर्जी ऑफ द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीफ। देखो, दिन भर तो बहुत सारी धूप एक प्लांट की लीफ पर पड़ती है, लेकिन क्या वो सारी धूप से खाना बनाती है या सारी धूप को यूटिलाइज करती है? तो नहीं, वो सारी धूप को यूटिलाइज नहीं करती, ना ही वो कर सकती है, क्योंकि सनलाइट से बहुत सारी वेवलेंथ की लाइट आती है। जो वेवलेंथ उसके यूज की है वो बहुत थोड़ी सी है, वो सिर्फ उसका यूज करती है। अब तुम मुझे इसका आंसर बताओगे कि आंसर इसका क्या है। Producers store food. Producers store chemical energy. Producers store starch और glucose. याद रखना,
फोटोसिंथेसिस के द्वारा बना हुआ खाना एनर्जी, स्टार्च, ग्लूकोज या इस तरह के किसी नाम से तुम्हारे सामने आएगा। अब जो प्लांट है उन्होंने फोटोसिंथेसिस की, तो तुम कहते हो खाना कहाँ बनाया, हमें नहीं दिखा। बेटा ये बनाया खाना, ये जो कैरेट, कैबेज, पोटैटो, टमाटो, गार्लिक, जिंजर ये सब तुम खा रहे हो ना, ये सारा वही खाना है जो उन्होंने फोटोसिंथेसिस से स्टोर किया। डेफिनेटली उन्होंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया था, उन्होंने ये अपने खुद के लिए किया था। लेकिन हम गए और उनसे खाना लेकर आए खुद के कंज्यूम करने के लिए। ध्यान रखना ये बात। देखो ये जो कलरफुल फ्रूट्स तुम खाते हो ना, ये भी केमिकल एनर्जी है, ग्लूकोज स्टार्च प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। ये देखो ये कैसे लहसुन है, ये उसने कैसे स्टोर किया हुआ है फूड। अब आओ तुम इस डायग्राम में, ये मैंने अपने क्लास 6 के बच्चों को समझाया था। ये एक प्लांट है, वो फोटोसिंथेसिस करता है। प्लांट ग्रीन कलर का है, यानी कि उसकी पत्तियों में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ये सनलाइट है और सनलाइट के द्वारा ये स्टार्च बनाता है, जिस स्टार्च को ये देखो ये नीचे भेज देता है रूट्स में, क्योंकि रूट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, यानी कि ये है फ्लोएम। फ्लोएम नाम की ट्यूब्स के द्वारा ये फूड नीचे चला जाता है। और देखो ये फ्रूट में स्टोर हुआ है क्या, ग्लूकोज या स्टार्च या फूड यहाँ पे स्टोर हुआ है। जो इसने प्रोड्यूस किया ना लीफ ने, वो आ जाता है इस फ्रूट के पास कि तुम अभी स्टोर कर लो, अभी मुझे इस खाने को खाना नहीं है, तुम स्टोर कर लो। प्लांट फूड को स्टोर करता है, लेकिन हम उसे जाकर खा लेते हैं। और रूट से ऊपर की ओर क्या आ रहा है, वाटर, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। होप तुम्हें प्रोड्यूसर्स का ऑटोमेटिकली फूड प्रोड्यूस करना आ गया होगा। और ये क्वेश्चन बार बार डिफरेंट डिफरेंट वर्डिंग्स को लगाकर तुमसे पूछा जा सकता है। तुम अगर ये क्वेश्चन में कुछ नहीं याद करना चाहते तो वो यू सिंपली लर्न दिस डायग्राम। इस डायग्राम को इन 6 लेबल्स के साथ बना दोगे तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, व्हाई सन इज कॉल्ड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी टू एन इकोसिस्टम। तुम्हें वो डायग्राम याद था जिसमें मैंने अर्थ बनाई है और एक सन दिखाई दे रहा है। तो ये क्वेश्चन है, व्हाई सन इज कॉल्ड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी टू एन इकोसिस्टम। बताओ क्यों सन इकोसिस्टम के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्योंकि सन के अलावा एनर्जी कहीं से आ ही नहीं रही। वही सन से एनर्जी को कौन ट्रैप कर रहा है, प्लांट्स। और उन प्लांट से कौन ले रहा है, हम। दैट इज वाई वी आर कंज्यूमर, वी आर कंज्यूमिंग द फूड प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स या ऑटोट्रॉफ्स। तो हम ऑटोट्रॉफ्स नहीं हैं, हम हेटेरोट्रॉफ्स हैं। हम ऑटोट्रॉफ से जाकर फूड ले लेते हैं। ये प्रोड्यूसर्स आर द ऑटोट्रॉफ्स, और इनसे जो फूड लेता है जाके, यानी कि गाय भैंस, हम जब हम लोग भी इसमें प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं तो हम उनसे जाकर अपना फूड कंज्यूम करते हैं और एनर्जी ले लेते हैं। तो आंसर देखिए, why sun is called the ultimate source of energy, because the solar energy is converted into chemical energy by plants या producers, and that is further eaten or consumed by consumers. Thus indirectly consumers are also getting energy by sun only. आप किसी और तरीके से एनर्जी नहीं बना पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how organisms depends on producer either directly or indirectly for their sustenance. यहाँ क्वेश्चन ये है, अगर कोई ये बोले हम तो जी प्लांट्स खाते ही नहीं, हम तो सिर्फ एनिमल्स ही खाते हैं, हम प्लांट्स पे डिपेंड नहीं करते, क्या ये बात सही है। अगर वो प्लांट्स नहीं भी खाते, यानी कि वो टोटली कार्निवोरस है, तो उन्होंने जिसको एनिमल को खाया है वो तो कहीं ना कहीं हर्बीवोरस रहा होगा ना। या अगर वो भी कार्निवोरस था तो उसने अपने नीचे हर्बीवोरस को खाया होगा, हर्बीवोरस को खाया होगा, और हर्बीवोरस ने तो प्लांट्स ही खाए होंगे। तो और प्लांट्स ने सन से कंज्यूम किया था एनर्जी। क्या तुम ये फ्लो देख पा रहे हो, सन सन से एनर्जी आई, प्लांट की लीफ पर गिरी, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया और अपना फूड बनाया, और उस फूड को देखो किसने कंज्यूम किया, इस हर्बीवोर ने। इसे कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर से वो फूड एक सेकेंडरी कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया, और क्यों कंज्यूम किया, एनर्जी के लिए। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि सभी अल्टीमेटली किस पे डिपेंडेंट है, प्रोड्यूसर पे। और प्रोड्यूसर खुद किस पे डिपेंडेंट है, सन पे। इसलिए सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इन एरोज से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये पिरामिड मैंने इसलिए बनाया है, ये पिरामिड ऑफ एनर्जी है। यहाँ दिखाई दे रहा है कि प्रोड्यूसर के पास जो एनर्जी है वो कंज्यूमर के पास जाती है, और कंज्यूमर के पास जो एनर्जी है वो सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जाती है। लेकिन तुम एक चीज देख पा रहे होगे कि इस पिरामिड से क्लियरली शोन है कि जो नीचे वाला लेवल है उसके पास ज्यादा एनर्जी है, और ऊपर तक जाते जाते एनर्जी कम हो गई है। तो क्योंकि पिरामिड का ऊपर का सिरा बहुत नुकीला हो गया है, नीचे का सिरा ब्रॉड है यानी कि ज्यादा है,
तो एनर्जी कहाँ ज्यादा है? नीचे ज्यादा है, ऊपर एनर्जी कम है। खैर ये एक छोटी सी बात थी कि पिरामिड्स को देखा कैसे जाता है। इस पिरामिड को देख के तुम्हें दो चीजें समझनी है, एनर्जी कैसे ऊपर की ओर जा रही है और कहाँ से आ रही है। यहाँ मैंने एक चीज लिखी है PAR। PAR इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये वो रेडिएशन होता है जिसको एक प्लांट यूज कर सकता है। प्लांट सन से आने वाले सारे रेडिएशन को यूज नहीं कर सकता। हाउ डज एनर्जी फ्लोज इन एन इकोसिस्टम? देखो, अगर तुम इसमें कुछ भी नहीं लिखना चाहते तो तुम सिर्फ ये डायग्राम बना दो। अगर तुम ये डायग्राम इन तीनों क्वेश्चंस में बनाओगे, तुम्हारे ये तीनों क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अदरवाइज यू हैव टू जस्ट राइट sun gives energy to the plants. Plants trap their energy by photosynthesis. Consumer consumes the producer to get the energy. Secondary consumer consumes the primary consumer to get the energy. Otherwise, you can write this answer by feeding one another. How does energy flow occurs in an ecosystem? एक ecosystem में energy flow कैसे होता है? एक दूसरे को खाकर हम ऐसे energy flow करते हैं। What is a food chain? जब हम एक दूसरे को खाते हैं, एक chain बन जाती है। उसे ही हम फूड चेन कहते हैं। The chain by which the chain which shows the energy transfer by feeding on one another is called food chain. वो चेन जो एनर्जी ट्रांसफर को दिखाती है जब एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है। देखो, ये मैंने एक फूड चेन बनाई है। ग्रास को किसने खाया? ग्रास हॉपर ने। ग्रास हॉपर को किसने खाया? फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने। यानी कि एनर्जी कहाँ से कहाँ गई? ग्रास से ग्रास हॉपर से फ्रॉग, फ्रॉग से स्नेक। और पिरामिड ने तुमको ये बताया था कि प्रोड्यूसर के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। सबसे ज्यादा एनर्जी है ग्रास के पास, ग्रास हॉपर के पास उससे कम हो गई, उससे कम फ्रॉग के पास, उससे कम स्नेक के पास। आइए देखते हैं, इसी पिरामिड ऑफ एनर्जी को मैंने फिर से इसकी हेल्प ली है और एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तुम्हें दिखा रही हूँ। ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। व्हाई फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल? एक्सप्लेन। एक इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल क्यों है? यूनि मीन्स वन डायरेक्शनल। तो देखो, क्या तुम इसको यहाँ से आना और फिर इसमें जाना को किसी भी तरह से उल्टा कर सकते हो? नहीं। एनर्जी कहाँ से आएगी? हमेशा सन से। और कौन ट्रैप करेगा? प्रोड्यूसर। क्या तुम उसे ट्रैप कर सकते हो? नहीं, तुम उसे ट्रैप नहीं कर सकते। तुम सोलर एनर्जी से फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। इसलिए इस एनर्जी की डायरेक्शन हमेशा सन से आने वाली एनर्जी की डायरेक्शन प्लांट्स के पास ही होगी। ध्यान रखना इस बात को। दैट इज वाई flow of energy in an ecosystem is unidirectional because only plant can trap the solar energy. Plant are autotroph, plant are photosynthetic. ये बार बार लिखना है आपको, otherwise you simply make this diagram. अब देखो, यहाँ पे मैंने एक चीज एड ऑन की है। इस एरो से ये दिखा रहे हैं कि प्रोड्यूसर के पास एनर्जी जो थी, जो उसने खुद बनाई थी सन से, वो कंज्यूमर को चली गई है, लेकिन सिर्फ कितनी? 10% कम हो गई। इसीलिए ये पिरामिड ऊपर जाकर नुकीला होता जा रहा है, ऊपर जाकर ये पतला होता जा रहा है, क्योंकि ऊपर कम एनर्जी पहुंच रही है। नीचे अगर 100 एनर्जी थी तो उसकी सिर्फ 10 ऊपर पहुंची, बाकी 90 कहाँ चली गई? दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन। प्रोड्यूसर ने बाकी 90 एनर्जी का क्या किया था? तो ये ध्यान रखना बेटा, प्लांट्स जो होते हैं वो फूड हमारे लिए नहीं बना रहे थे, वो फूड अपने लिए ही बना रहे थे। वी आर द कंज्यूमर्स। हम गए और उनसे फूड ले आए। आते हैं, What is the trophic level in a food chain? Food chain में trophic level क्या होता है? तो when one animal feeds on other animals, each each animal is called an trophic level. ठीक है? Answer is each step in a food chain is called a trophic level. Each feeding step you can say, or each animal in a food chain is called a trophic level. कौन कौन से हैं वो ट्रॉफिक लेवल? वो आपके सामने लिखे हुए हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। आप यहाँ पे एक फूड चेन भी ड्रॉ कर सकते हो इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 12 इज हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर टू ईच ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन? हर ट्रॉफिक लेवल पे, यानी कि ग्रास से ग्रास हॉपर में कितनी एनर्जी जाएगी? दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर CBSE क्वेश्चन पेपर। बताओ आंसर। So the answer is 10%. Yes, you were right. 10% एनर्जी आगे जाएगी, लेकिन बाकी 90% एनर्जी कहाँ जाएगी? बाकी 90% एनर्जी प्रोड्यूसर खुद यूज कर लेगा, या कंज्यूमर अपने पास 90% रखेगा। जो 10% आई ना इसके पास,
तो वो 90 उसका अपने पास रखेगा और सिर्फ 10% आगे बढ़ाएगा। बाकी 90 का वो खुद क्या कर रहा है, देखो वो उसने क्यों लिया था इससे एनर्जी को प्रोड्यूसर से, ताकि वो अपना काम चला सके, अपनी बॉडी एक्टिविटीज कर सकें, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकें, अपनी ग्रोथ कर सकें, इसलिए कंज्यूमर ने वो एनर्जी ली थी और इसमें वो खर्चा कर देता है। इसी तरीके से प्लांट्स ने वो एनर्जी बनाई थी, उन्हें दिन भर धूप में खड़े रहना होता है, उन्हें दिन भर ट्रांसपिरेशन करना होता है, उन्हें रिस्पिरेशन करना होता है, इसमें प्रोड्यूसर की एनर्जी खत्म होती है। इसके लिए वो 90% एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं और सिर्फ 10% एनर्जी वो हर्बीवोरस यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को दे देते हैं। तो हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर टू प्लांट्स बाय सन इन अ फूड चेन? अब तुम बताओ सन से प्लांट को कितनी एनर्जी आती है? आंसर इज 1%। मैंने पहले भी ये सवाल पूछा था। तो 2% है, 1% इन 10%। सन से प्लांट कितना ले पाता है? 1%। और प्लांट से आगे कितनी जाती है? 10%। और ये क्यों 1% है? क्योंकि सन से आने वाला सारा रेडिएशन प्लांट के काम का नहीं है, सिर्फ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन प्लांट के काम का है। So moving to the next question, what is a food chain? Give an example of an aquatic यानी कि पानी में चलने वाली food chain का example दीजिए, और give an example of food chain having 5 trophic levels. देखिए ये जो food chain है इसमें कितने trophic levels हैं? 1, 2, 3, 4. मेरा ये pyramid कितने trophic levels दिखा रहा है? 1, 2, 3. इन्होंने कितने trophic level की पूछी है? 5 trophic levels की। तो आपको कोई ऐसी chain दिखानी है जिसमें आप 5 टाइम्स, मतलब इसमें स्नेक के आगे हम क्या बढ़ा सकते हैं बताइए? तो 5 लेवल हो जाएंगे इस चेन में। तो आप ऐसे कर सकते हो, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्वेटिक फूड चेन। एक्वेटिक फूड चेन का एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स वाला, है ना, जो मतलब किसी भी एक्वेटिक बॉडी जैसे कि ओशन में पाए जाएंगे। तो इट कैन बी फिश, जू प्लैंक्टॉन, सील एंड फाइटोप्लैंक्टॉन। आप इससे मिलाकर एक फूड चेन को बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा कॉपी में। तो क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसमें भी अभी भी तुम्हारे यही डायग्राम हेल्प करेगा, इसलिए मैंने इस डायग्राम को बेटा हटाया नहीं है। तुम ध्यान रखना, sun is the ultimate source of energy to an ecosystem. Sun sends its radiation to the producer, यानी कि green plants, they perform photosynthesis and form some chemicals or chemical energy called glucose or starch. They keep 90% with them and further sends 10% to the next trophic level. Only 10% is sent to the higher trophic level and 90% is consumed by them. So there will be a numerical जिसमें वो आपसे पूछेंगे ग्रीन प्लांट्स आर, अच्छा ये न्यूमेरिकल नहीं है, इन्होंने कुछ और पूछा है। देखिए इतना बड़ा सा सवाल आया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर। ग्रीन प्लांट्स को प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं। अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट टू environment. Some amount goes into digestion and in doing work. And the rest goes towards the growth and reproduction. ये आपको पता चल गया है कि बाकी की एनर्जी कहाँ खर्चा होती है। How much amount of the food eaten is turned into its own body and made available for the next level of consumers? तो आप बताओ कितना अपने लिए यूज किया जाता है और कितना दूसरे के लिए अवेलेबल कराया जाता है? अपने के लिए यूज करते हैं 90% और दूसरे को अवेलेबल कराते हैं 10%। ये बिल्कुल वैसा ही है, अगर हमारे घर में कोई दान मांगने आता है तो हम उसे अपना सब कुछ दान नहीं कर देते। हम पहले ये देखते हैं कि हम कितना दान निकाल सकते हैं। अगर हमें लगता है कि इस बार मेरी सेविंग 500 रुपए है, मैं अगर उसमें से 10 रुपए का दान दे दूंगा तो इट इज ओके। तो हम उसमें से अगर मेरी सेविंग 100 रुपीज है, मैं उसमें से 10 रुपए का दान देना चाहता हूँ। जिसकी 500 रुपीज की सेविंग है वो 500 रुपए का दान दे सकता है। लेकिन यहाँ पे यही है कि रूल फॉलो होगा 10%। आप हमेशा दान कितने का करते हो? अपनी सेविंग्स का 10% आप दान कर सकते हो। उससे ज्यादा का दान करोगे तो आप खुद गरीब होने लगोगे। तो दैट इज वाई, क्योंकि वो आपका खुद का खर्चा है। तो आप देखो, अगर एक लेवल से अगले लेवल में जाना है तो तुम्हें उसका 10% कैलकुलेट करना है, और ऊपर जाते जाते एनर्जी कम होगी। तो या तो तुम 10% कैलकुलेट करो या सीधा सा है तुम उसे 10 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। तुमसे अगर प्रोड्यूसर जहां ज्यादा एनर्जी है उससे कम एनर्जी की तरफ भेजे तो डिवाइड कर देना, क्योंकि एनर्जी कम हो रही है ऊपर जाने में। लेकिन अगर सवाल उल्टा आए तो कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर से प्राइमरी कंज्यूमर का पूछा जाए तो तुम मल्टीप्लाई कर देना 10 का। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, इन अ गिवन फूड चेन इफ प्राइमरी प्रोड्यूसर has
इतने जूल ऑफ एनर्जी. हाउ मच अमाउंट ऑफ फूड ईटन इज टर्न इनटू इट्स ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स. हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द टर्शरी कंज्यूमर. देखो, वो जो अपनी बॉडी में बना लेता है ना, जैसे ये चिड़िया पहले छोटी होगी, फिर इसने खा खा के अपने आप को इतना बड़ा किया होगा, या ये जो भी है, ये चूहा मान लें अगर हम इसे, तो ये चूहा पहले छोटा रहा होगा. इस चूहे ने अपने आप को खा खा के बड़ा जो किया, जो इसने अपना बॉडी मास बनाया, वही मास टर्शरी कंज्यूमर के लिए अवेलेबल होता है. बाकी सारा तो इसने खर्चा कर दिया, रिस्पिरेशन में, दौड़ने में, कूदने में, उछलने में, डाइजेशन में जो एनर्जी खर्चा हो रही है, उसमें उसने इस एनर्जी को खर्चा कर दिया था. सिर्फ अपने शरीर में जो एनर्जी ट्रैप करते हैं मास के फॉर्म में, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास. वही मास अगले लेवल के लिए अवेलेबल होता है, ये ध्यान रखना. वही तुमसे इस सवाल में पूछा गया है. वीडियो को पॉज करके इस सवाल को अच्छे से पढ़ सकते हो. हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द टर्शरी कंज्यूमर. चलो, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर. पूछा गया है टर्शरी कंज्यूमर के पास कितनी एनर्जी होगी, जबकि प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी कि प्रोड्यूसर के पास 10,000 एनर्जी है. मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब तुम नीचे वाले लेवल से ऊपर की ओर जाते हो तो एनर्जी कम होती जाती है. मैंने तुम्हें कहा था तुम बस 10 से डिवाइड करते जाना. हर लेवल पे जाने पर तुम 10 से डिवाइड करते जाना. अगर तुम इस 10,000 को यहाँ पर रखो प्राइमरी प्रोड्यूसर पे और इसे 10 से डिवाइड करो, तो तुम इस लेवल पे पहुंच जाओगे और एक जीरो कम हो जाएगा, 1000 जूल बचेंगे. जब तुम अगले लेवल यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर पे पहुंचोगे तो एक जीरो और कम हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 100 बचेगा. और जब तुम और ऊपर पहुंचोगे टर्शरी कंज्यूमर पे, तो एक जीरो और कम हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 10 जूल्स बचेंगे. यही है 10% लॉ. देखो इस सवाल का सोल्यूशन. प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास 10,000 जूल एनर्जी थी. एक स्टेप पे 10%, एक जीरो कम, अगले पे एक जीरो कम, एक जीरो कम. ये एक जीरो कम 10 से डिवाइड होने के कारण है. तुम एक बात ध्यान रखना, ये सवाल तुमसे उल्टा भी पूछा जा सकता है. अगर उन्होंने टर्शरी कंज्यूमर पे एनर्जी तुम्हें दे दी 10 जूल और तुमसे पूछ लिया बताओ इसके प्राइमरी प्रोड्यूसर पे कितनी एनर्जी थी, तो तुम्हें ये ध्यान रखना होगा प्रोड्यूसर के पास हमेशा ज्यादा एनर्जी होती है. तो तुम देखो, ये रिच है, प्रोड्यूसर्स रिच है. तुम ऐसे मान लो प्रोड्यूसर्स टाटा बिरला अंबानीज है, उन्होंने कितनी दान कर दिया, ठीक है. अब इसके घर में जो दान लेने आया, ये थोड़ा कम दान कर पाएगा. फिर उसके घर में जो दान लेने आया, वो और कम दान कर पाएगा. ऊपर जाने पर एनर्जी कम होती जाती है, नीचे आने पर एनर्जी ज्यादा होती जाती है. तो जब तुम इधर से ऊपर गए थे, तो देखो एक एक जीरो होकर कम होता जा रहा था, लेकिन जब तुम नीचे आओगे तो तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसलिए तुम इस सवाल को बहुत आराम से समझना, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि यही न्यूमेरिकल आएगा, मतलब इसी टाइप का न्यूमेरिकल. देखो, इन द गिवन फूड चेन इफ टर्शरी कंज्यूमर हैज 10 जूल ऑफ एनर्जी, पहले तो मार्क करो टर्शरी कंज्यूमर कौन है, ये, इसके पास 10 जूल एनर्जी है. और हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी वाज अवेलेबल टू प्राइमरी प्रोड्यूसर, और वो पूछ रहे हैं यहाँ कितना था अमाउंट, यहाँ कितना था, यानी कि तुम्हें ऊपर से नीचे आना है, यानी कि तुम्हें मल्टीप्लाई करना है. चलो कर देते हैं. 10 में जब तुमने 10 का मल्टीप्लाई किया तो आया 100, फिर 100 में 10 का मल्टीप्लाई किया तो आया 1000, 1000 में 10 का मल्टीप्लाई किया तो 10,000. ठीक है, ऐसे ऊपर जाना है तो डिवाइड करना है, नीचे आना है तो मल्टीप्लाई करना है. Why are there limited number of ट्रॉफिक levels in a food chain? एक फूड चेन 5 से 6 ट्रॉफिक लेवल से ज्यादा की नहीं हो सकती है. बताओ इसका आंसर क्या हो. सोचो. ये 10% लॉ, ड्यू टू द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. देखो, अगर प्रोड्यूसर ने कंज्यूमर को एनर्जी दी सिर्फ 10%, कंज्यूमर के पास जो एनर्जी आई उसकी 10% उसने आगे दी, कम होती जा रही है ना एनर्जी, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब एनर्जी बचेगी ही नहीं. तो देखो आंसर इज, अगर प्रोड्यूसर के पास 1000 था तो उसने आगे 10% दिया जो था 100, 100 ने आगे 10% दिया जो था 10, 10 ने आगे 10% दिया जो था 1. 1 इज वेरी लेस अमाउंट, 1 को आप और कम कर दोगे इट विल बी 0.1. पांचवें लेवल तक जाने तक ये 0.01 ऐसा कुछ बचेगा. तो इस वजह से ये कि एक फूड चेन बहुत ज्यादा लंबी नहीं हो सकती है ना, क्योंकि अगले लेवल पर एनर्जी रह ही नहीं जाएगी, बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी पहुंचेगी, और जो फिर जो हाईएस्ट लेवल होगा उसको अपने से नीचे वाले को बहुत ज्यादा खाना पड़ेगा, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए उसे ज्यादा खाना खाना पड़ेगा. या डेसिमल में भी ये सवाल आ सकता है. प्रोड्यूसर के पास अगर 11.1 किलोजूल एनर्जी है
तो बताओ अब आप क्या करोगे? मैंने यहाँ तो बता दिया था आपको मल्टीप्लाई करना है और पीछे आना है तो डिवाइड करना है। यहाँ क्या करोगे? यहाँ डेसिमल के साथ खेलना है। आगे जाना है तो डेसिमल को कम करते जाना है, मतलब आगे लाते जाना है। देखो कम होता जा रहा है ना, यहाँ था 111, यहाँ हो गया 11, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 0.1। समझ रहे हो? और जब वापस आना होगा तो इस डेसिमल को पीछे खिसकाना होगा। देखो यहाँ से इधर को जाना है तो डेसिमल को आगे खिसकाना है, मतलब थाउजेंड्स के पास लाना है और इधर को लाना है, और इधर से इधर को जाना है तो वंस के पास लाना है। चलो इसका आंसर देख लो। बिकॉज बाय द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ओनली 10% एनर्जी विल बी ट्रांसफर टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, इट मीन्स लेस एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द हायर ट्रॉफिक लेवल्स and this will keep on decreasing to each level, and after 5 to 6 level there will be very few energy available. Let's come to another very important topic, biomagnification. Biomagnification, there is a word magnify. मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है, बड़ी हो जाती है उससे कोई भी चीज, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही है। क्या बड़ा हो रहा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिक, एक वर्ड मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ बेटा। बायो मैग्निफिकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज आएगी ना तो ये चीज आपको जरूर लिखी होगी, नॉन बायोडिग्रेडेबल, टॉक्सिक, पेस्टिसाइड, कोई भी केमिकल्स, कोई भी ऐसा जो जहरीला है, इस तरह के कोई भी वर्ड लिखा होगा। अब ऐसी जहरीली चीजें, ऐसी खराब चीजें, ऐसे खराब केमिकल्स जो नॉन मेटाबोलाइजेबल हैं, जो हमारे शरीर को जाने के बाद शरीर में अंदर छोटे टुकड़ों में नहीं टूट सकते, वो कहीं से हमारी फूड चेन में आ जाते हैं। और तुम बताओ, अगर यहाँ पे कोई जहर है तो यहाँ जाएगा ना, उसे रोक सकते हो तुम? और फिर यहाँ से ऊपर भी जा सकता है अगर ऊपर कोई है तो वही बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। और तुम ये बात ध्यान रखना कि फूड चेन में जो भी जितने ऊपर के लेवल का होता है ना, वो नीचे के लेवल को ज्यादा खाता है, ज्यादा इन नंबर में खाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कम एनर्जी पहुंच रही है। जैसे देखो, हम लोग जब मेथी की सब्जी खाते हैं तो क्या तुम एक पत्ती खाते हो मेथी की? नहीं, तुम कम से कम एक बंडल लेकर आते हैं ना घर में, एक बंडल पूरा पत्तियों का होता है, हम उतनी पत्तियां एक साथ खाते हैं। अच्छा, और या एक गाय है, वो अगर मेथी खा रही है तो क्या वो एक पत्ती खाएगी? वो तो खेत में जाएगी और पूरा घुस के खा लेगी अच्छे से। फिर या ऐसे ही हम मान लें, एक बकरी है, एक बकरी ने जब मेथी का खेत खाया या घास खाई तो उसने बहुत सारी घास खाई, और तुम ये मान के चलो कि एक घास की पत्ती में एक दाना जहर था। तो आप ये मुझे बताओ, बकरी के पेट में कितना जहर है? अगर उसने 1000 10,000 पत्तियां खाई तो उसके पेट में 10,000 दाने जहर के हैं। और अगर एक बकरे को हम जाके अपनी वो सेकेंडरी कंज्यूमर जाकर उस बकरे को कंज्यूम करता है, एक आदमी अगर लेट से आधा बकरा खा लेता है, तो सोचो उसके अंदर कितने सारे केमिकल्स हो जाएंगे, है ना? उस बकरे ने एक दिन ऐसी मेथी नहीं खाई होगी, वो बकरा साल 5 साल का हो गया होगा, 5 साल तक वो चीज खा रहा था, उसके अंदर वो जहर इकट्ठा होते जा रहा था। क्योंकि वो जहर कैसा था? नॉन बायोडिग्रेडेबल था, टॉक्सिक था, नॉन मेटाबोलाइजेबल था। वो जहर उसके अंदर 5 साल तक इकट्ठा हुआ और हम एक दिन उसे अपने घर पर लेकर आए और हमने उसे खा लिया। अब वो सारा जहर हमारे शरीर में आ गया, अब हमारे अंदर है वो। और वो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल ऊपर जाता जाता है, उसमें वो उस जहर का नंबर बढ़ता जाता है। आओ देखते हैं, मरकरी की भी ऐसी ही कहानी थी। देखो, ये मरकरी हमारे इकोसिस्टम में पहुंच गया, और ये प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स में पहुंच गया था। एक्वेटिक प्लांट्स को ये फिशेज ने खाया, या फाइटोप्लैंक्टन्स को फिशेज ने खाया। वो फिशेज के शरीर में ये रेड कलर से मरकरी दिखाया गया। मरकरी वही है जो थर्मोमीटर के अंदर होता है, वो एक जहर है। अब इस बड़ी मछली ने बहुत सारी मछलियां खाई, ये समय के साथ साथ बड़ी होती रही, तो आप देखो इसके अंदर कितनी ज्यादा पहुंच गई है जहर की मात्रा। अब अगर गलती से ये मछली कभी इस लैंड इकोसिस्टम वाले के पास आ गई, या इस बर्ड के पास आ गई जो लैंड इकोसिस्टम का पार्ट था, तो यही टॉक्सिक क्या लैंड में भी चला गया, जबकि वो पहले सिर्फ वाटर में था। तो देखो तुम, फूड चेन के कारण एक टॉक्सिन कैसे पूरे इकोसिस्टम में फैल जाता है, और ज्यादा अमाउंट में फैल जाता है। तुम देखो, यहाँ सब ये डॉट्स छोटे थे, लेकिन जैसे जैसे ये फूड चेन आगे की तरफ जा रही है ना, तो देखो यहाँ पे ये कितना ज्यादा टॉक्सिन हो गया है। अब अगर इस फूड चेन को मैं ये बोलूं, इन फिश को खाया इस डक ने, और इस डक को इसने पकड़ा इस ह्यूमन ने,
तो तुम इस ह्यूमन के अंदर इस जहर की मात्रा देखो कितनी ज्यादा है, क्योंकि इस डक ने अपने अंदर बहुत सारी मछलियों को खाकर और बहुत सारे टाइम तक खाकर बहुत सारा केमिकल एक्यूमुलेट कर रखा था। और इस ह्यूमन ने एक दिन गया और इस डक की पार्टी कर डाली। अब इसके अंदर बायोमैग्निफिकेशन के कारण उस टॉक्सिक केमिकल की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई होगी। तो बायोमैग्निफिकेशन इज नथिंग बट progressive accumulation of progressive increasing accumulation of a toxin substance in the higher tropic levels। बस इतनी सी है इसकी डेफिनेशन, और तुम्हें ये समझ में आ गया मिथाइल मर्क्यूरी के कंटामिनेशन से एक डिसीज हो जाती है जिसे मिनीमाटा डिजीज कहते हैं। What are pesticides? How do the pesticide enter into the food chain? How do the pesticides pollute our water bodies? Why the pesticides are harmful for human consumption? ये 3-4 क्वेश्चंस हैं जो मैंने एक साथ डाले हैं। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? पेस्टिसाइड्स हमारी फूड चेन में कैसे आ जाते हैं? पेस्टिसाइड्स वो केमिकल्स होते हैं जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को मारते हैं, जो हमारी फसलों को खा जाते हैं। ये हमारी वाटर बॉडीज को कैसे पॉल्यूट कर देते हैं? आखिरकार पेस्टिसाइड्स हमारी फूड चेन में कैसे एंटर कर जाते हैं? देखो, ये स्मार्ट भाई साहब एक पेस्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, शायद गेहूं की फसल है उसके ऊपर। आप देखो, इन्होंने अपना मुंह कवर किया हुआ है, क्योंकि अगर नाक से ये पेस्टिसाइड हमारे शरीर में चला गया तो ये हमारे लिए बहुत टॉक्सिक है। इट्स अ केमिकल, इट्स अ जहर, इट्स अ टॉक्सिन। तो इन्होंने अभी अपना नाक तो कवर कर रखा है, लेकिन शायद इन्होंने 10th में साइंस नहीं पढ़ी थी, तो ही डज नॉट नो कि बायोमैग्निफिकेशन भी कुछ होता है। अब देखो, इन्होंने तो ये हमें रीजन दिया कि भाई हमने तो पत्तियों के ऊपर स्प्रे किया है, हमने जमीन में थोड़ी ना स्प्रे किया। लेकिन बेटा, थोड़े समय बाद बारिश होगी, और बारिश ये नहीं जानती है कि आपने इस खेत में पेस्टिसाइड को स्प्रे करा है। बारिश के साथ वो पेस्टिसाइड सॉइल में गया, और सॉइल से इतना रैन अवे वाटर था, रैन अवे वाटर जाके मतलब जो बारिश का पानी बह बह के नहरों में जाता है। अब देखो कैसे एक पेस्टिसाइड वाटर बॉडीज में भी चला गया, और सेम टाइम पे तुम यहाँ देखो, ये ट्रैक्टर वाले भाई साहब केमिकल्स डाल रहे थे फूड्स के सॉइल में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो है ना, हर्बिसाइड थे, फर्टिलाइजर्स थे, पेस्टिसाइड्स थे, ऐसा कुछ भी। देखो, वो सॉइल से लीच होकर अंदर होकर ड्रिंकिंग वाटर को भी हार्म कर चुके हैं, और मैंने तुम्हें बता ही दिया रिवर्स में भी पहुंच चुके हैं। इस तरह से एक फूड चेन में होती है टॉक्सिन की एंट्री। वो हमारी ही गलत आते हैं जिनके कारण ऐसा होता है, हम यूज करते हैं उस केमिकल से, और ये ऐसा फ्लो है जिससे आप नहीं बच सकते। Why the pesticides are harmful for human consumption? क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं, ये ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं जो हमारे अंदर कोई डिजीज कॉज कर सकते हैं। दीज आर नॉट सुटेबल फॉर कंजम्पशन पर्पजेस। इन्हें हमें खाना नहीं चाहिए, ये केमिकल्स हैं, ये किल कर रहे हैं इंसेक्ट्स को, डेफिनेटली हमारे लिए अच्छे नहीं होंगे। एक तरह का जहर है। क्या जहर किसी के लिए भी अच्छा होता है? नहीं। वो जहर वाटर बॉडीज में कैसे पहुंचा, रिवर में कैसे पहुंचा? रेन वाटर के द्वारा, और सॉइल में सीप इन करके जमीन में समा कर आ जाते हैं। तुम ये डायग्राम का भी यूज कर सकते हो। अगर तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर लैंग्वेज में लिखना ना आए तो यू कैन यूज दिस डायग्राम बेटा। Next question is, DDT has entered into the food chain. Which food habit is safer, vegetarian or non-vegetarian? आप बताओ। DDT एक केमिकल है, एक वीडीसाइड है। अगर तुमने क्लास 8 में पढ़ा होगा, वीडीसाइड को स्प्रे किया गया था खेतों पर। तुम्हें पता है ये परकोलेट हो जाएगा सॉइल में, ये वाटर बॉडीज में चला जाएगा। अब ये बोल रहे हैं उसके बाद आप बताओ हमें फूड हैबिट कौन सी लेनी चाहिए? हमें वेजिटेरियन होना चाहिए कि नॉन वेजिटेरियन होना चाहिए? देखो, तुम्हें अभी मैंने ये बताया था कि बायो मैग्निफिकेशन में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन हायर ट्रॉफिक लेवल्स में है, लोअर ट्रॉफिक लेवल में कम है कंसंट्रेशन। तो आपको वेजिटेरियन होना चाहिए, क्योंकि वेजिटेरियन डायरेक्टली प्रोड्यूसर से फूड ले लेता है, कोई ट्रॉफिक लेवल बीच में आया ही नहीं। वेजिटेरियन हैबिट इज सेफर एज द लोअर ट्रॉफिक लेवल विल हैव लेस टॉक्सिन्स। क्वेश्चन नंबर 15 इज, जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, व्हाट इज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? शो विद एन एग्जांपल why are the human beings most adversely affected by the biomagnification? तो biomagnification is the progressive accumulation of toxic substances in a food chain. Human beings are most adversely affected because human beings are at the topmost trophic level of any food chain, है ना? तो
ये शायद आपको समझ, क्योंकि हम लोग बहुत ऊपर हैं किसी भी फूड चेन में, हम बहुत ऊपर हैं अगर हम हर्बीवोरस नहीं है तो, अगर हम कार्निवोरस हैं तो, ठीक है। अब बात आती है, डिस्कस व्हाट मेथड्स कुड बी अप्लाई टू रिड्यूस द इनटेक ऑफ पेस्टिसाइड। ऐसा हम क्या करें कि हम पेस्टिसाइड्स का कम से कम इनटेक करें। पहला, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम हर्बीवोरस हो सकते हैं ताकि हम सीधे प्रोड्यूसर से फूड ले लें, तो जो केमिकल की कंसंट्रेशन है वो हमारे शरीर में मतलब उतनी ना हो जितनी एनिमल्स के द्वारा आती जाती है। और दूसरा, हम क्या कर सकते हैं, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स यूज कर रहे हैं उनको पील यानी कि छिलका उतार कर यूज करें, क्योंकि उनमें ही ये पेस्टिसाइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इस सवाल को एक तरह से और पूछा जाता है, पैक्ड फ्रूट जूस में पेस्टिसाइड पाया गया, वो वहां कहाँ से पहुंचा होगा? आपको पता है कहाँ से पहुंचा होगा? आपने जब उस फ्रूट का प्लांट लगाया होगा, आपने उसके ऊपर पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर डाला होगा, प्लांट ने उसे अपटेक कर लिया, प्लांट के अंदर पहुंच गया वो, अब उसका आपने फ्रूट जूस बनाया, आपको डिटेक्ट हो रहा है वो। अब देखिए इसी तरीके से एक और केमिकल है डीडीटी, ये तुम बहुत देख चुके हो, तुम्हारे प्री बोर्ड में इतनी बार आया है। डीडीटी एक वीरीसाइड है, इसको डाला जा रहा था। इसका केमिकल फॉर्मूला ये है, ये एक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, देखोगे तुम 11th क्लास में जब आओगे। एग्रीकल्चर में हम इसे बहुत यूज कर रहे थे। अब देखो, एग्रीकल्चर में यूज हुआ, बारिश आई, बारिश से लेके चली गई वाटर बॉडी में, वाटर बॉडी में वही हुआ, जू प्लैंकटन फाइटो, जू प्लैंकटन से स्मॉल फिश, लार्ज फिश, फिर फिश से बर्ड। अब इस बर्ड ने जब अंडे दिए तो ऐसा देखा गया कि इसके शेल जो थे वो बहुत कमजोर हो गए थे। देखो ऐसे इफेक्ट करता है कोई केमिकल हमें। इस इस ईगल ने इस मछली को इसलिए खाया था ताकि उसे एनर्जी मिले, न्यूट्रिशन मिले, लेकिन क्योंकि इस मछली के अंदर डीडीटी की कंसंट्रेशन थी जिसमें इस मछली की कोई गलती नहीं थी, वो हमारी वजह से वो डीडीटी उस फूड चेन में पहुंच गया था। और इस बर्ड के जो एग है उसका शेल वीक हो गया था। तो डीडीटी का जो सवाल आया है वो डायरेक्टली बायोमैग्निफिकेशन से लिंक्ड है, आप ध्यान रखना। और इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन इन द हायर ट्रॉफिक लेवल, इस चीज को आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो, योर मदर ऑलवेज थॉट दैट फ्रूट जूसेस आर वेरी हेल्दी फॉर एवरीवन। आप इसको करना, आप इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ना। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अ पीवाईक्यू, ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पूछ चुका है, तो आप बताओगे। इसमें दोनों क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, यू विल राइट द आंसर नाउ। अब आता है कि हम अपने इन्वायरमेंट पे कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। वी ह्यूमन आर द पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम, वी ह्यूमन आर द पार्ट ऑफ दिस बायोस्फीयर। क्वेश्चन है, हम इसे कैसे इम्पैक्ट करते हैं, कैसे हम इस पे असर डालते हैं? जी हाँ, हम अपने द्वारा पैदा किए गए कूड़े से इस पर असर डालते हैं। कूड़ा दो प्रकार का होता है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। 6th क्लास में तुमने पढ़ रखा है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो डिकम्पोजर्स की मदद से डिग्रेड हो जाता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो डिकम्पोजर्स की वजह से डिग्रेड नहीं हो पाता। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा तुमसे एक ये पूछूंगी कि हमने यहाँ पर डिकम्पोजर को एक जगह पर छोड़ा था, उसको मैं यहाँ कवर कर लेती हूँ। डिकम्पोजर्स, आपको मैंने यहाँ पे ये बताया कि डिकम्पोजर्स कैसे हमारा जो कूड़ा है उसे डिग्रेड करते हैं। वेट ए मिनट। So, we have to go to here. Our impact on environment, हम अपने environment को कैसे खराब या अच्छा करते हैं। तो हम सबसे पहले हमारे द्वारा निकाला गया कूड़ा बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि कैसे हमारा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट हो रहा है। तो हमारे पास दो तरह का कूड़ा है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज दैट वेस्ट विच कैन बी डिकम्पोज, मतलब
डिकॉम्पोजिशन का मतलब मैं अभी आपको बताऊंगी अगली स्लाइड में, विच कैन बी डिकॉम्पोज नेचुरली। नेचर ने हमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स दिए हैं जो उस कूड़े को डिग्रेड कर देते हैं, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल कूड़ा वो कूड़ा है, द वेस्ट मटेरियल विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय। देखिए यहाँ पे नॉट लगेगा, सेम डेफिनेशन है, बस कैन बी यहाँ कैन नॉट बी, सेम डेफिनेशन है इसकी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल की। अब आपको एग्जाम्पल लिखना है। द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे फलों के छिलके हो गए, बचा हुआ खाना हो गया, कॉटन का कपड़ा हो गया। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होता है जो केमिकली क्रिएट किया गया, जैसे पॉलिथीन, प्लास्टिक, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ई वेस्ट तुम्हारा जो कंप्यूटर का कचरा निकल रहा है तुम्हारा, अभी इतना निकलेगा, ये फोन हमारे इतने चल रहे हैं, ये सारा वेस्ट इतना क्रिएट हो रहा है। दिस वेस्ट, दिस गार्बेज इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। ये गार्बेज का इतना आसान नहीं है, ये सिर्फ हमारा हाउस होल्ड गार्बेज हम देखते हैं, हॉस्पिटल से निकलने वाला गार्बेज, रेडियो एक्टिव गार्बेज, और जबकि तुम देख रहे हो कि कैसे इकोसिस्टम में मतलब हमारी हर एक एक्टिविटी असर डालने वाली है। तो गार्बेज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज आप ऐसे कर सकते हो, सबसे पहले तो आप ये ध्यान दो कि हम कूड़े को कम से कम बनाएं, हम ज्यादा से ज्यादा कूड़ा अपने घर के लेवल पे ही उसे खत्म कर दें। तो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमारे प्रैक्टिस में नहीं है, हमारे यहाँ से निकलने वाले कूड़े को हम बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में सॉर्ट आउट कर दें। बायोडिग्रेडेबल कूड़े को हम इसको डिकम्पोज करा लें डिकम्पोजर्स से और उसका कंपोस्ट बना लें, और नॉन बायोडिग्रेडेबल कूड़े के साथ हमें दूसरी चीजें हैं जो करनी होती हैं। तो आइए देखते हैं। दीज आर फ्यू मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट को ऐसे डिस्पोज किया जाता है। देखिए लैंडफिल एक तरीका होता है जिसमें कि शहर के किसी दूर की जगह पे, जो जमीन थोड़ी गहरी होती है, खाली होती है, वहां पे जाके हम कूड़ा डालते जाते हैं, समय के साथ साथ वो डिग्रेड होता है। इंसिनरेशन में मशीन्स आती हैं जिसमें हाई टेम्परेचर पे हम सारे कूड़े को जला देते हैं, एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट इज इंसिनरेशन? कूड़े को इलेक्ट्रिक बिजली से चलने वाली मशीनों के द्वारा जला दिया जाता है। कंपोस्टिंग सेम है। हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, या अपने घरों में भी देखा होगा, आपकी मम्मी वगैरह करते रहते हैं, ऐसे सॉइल में थोड़ा सा गड्ढा बनाते हैं, उसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालते हैं, ऊपर से मिट्टी ढक देते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग किसान करते हैं, वो उसमें सेम है, खेत में अपने गड्ढा बनाते हैं, सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे काउडंग हो गया, पत्तियां हो गई, ये सब उसमें डाल देते हैं, और कुछ वर्म्स डाल देते हैं, रेड वर्म्स डाल दिए, तो उससे वो कंपोस्टिंग का प्रोसेस थोड़ा तेज हो जाता है। रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल एंड सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज भी एक बहुत बड़ा वेस्ट है, इसको हमें ट्रीट करके ही रिलीज करना चाहिए। सीवेज वेस्टेज को अगर हम रिवर में ऐसे ही डाल रहे हैं तो इट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर अस, इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर अस। आप सोचो, सीवेज अगर किसी वाटर बॉडी में गया है तो क्या वह आपके पास लौट कर नहीं आएगा? अब आप फूड चेन पढ़ चुके हो तो जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आया कि व्हाट इफ वी डोंट ट्रीट द सीवेज वेस्ट, अगर हम सीवेज वेस्ट को ट्रीट ना करें तो क्या होगा? कुछ नहीं, वो तुम्हारे ही पास आएगा घूमकर, क्योंकि फूड चेन में आप लिंक्ड हो कहीं ना कहीं। अब मैं यहाँ पे आपको डिकम्पोजर बताती हूँ। डिकम्पोजर का रोल हमारे कूड़े को डिकम्पोज करने में है, कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग में भी इसका रोल है। डिकम्पोजर्स तुम्हें याद है ना, हमारे इकोसिस्टम में जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनको हमने बांटा था प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर से जाके खाना ले लेते हैं, एंड डिकम्पोजर्स जो इन दोनों की बैंड बजा देते हैं। मतलब ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इन्होंने जो अपने बॉडी में फंसा कर रखा है उस सबको तोड़ देते हैं, उस सबको सड़ा गला कर खत्म कर देते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स कौन है? फंगस, बैक्टीरिया, ये सब वो ऑर्गेनिजम्स हैं। इनका फायदा भी है। देखो तुम देखते हो एक छोटा सा पेड़, पीपल का, बरगद का, कितना बड़ा पेड़ हो जाता है, उसने अपने शरीर में कितना मिनरल एक्यूमुलेट करके रख लिया है। या हम लोग पहले छोटा बच्चा होते हैं और समय के साथ साथ हम 70-80 किलो का वजन अपने अंदर, यानी कि इतने सारे मिनरल्स अपने बॉडी में फंसा कर रख लेते हैं। तो क्या होता है, डिकम्पोजर्स हमारी डेथ के बाद हमारी बॉडी को सिंपल और इनऑर्गेनिक मटेरियल में बदल देते हैं ताकि दूसरा उनको यूज कर ले। पहले हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल से बने होते हैं या कोई भी बॉडी, डिकम्पोजर्स उनको सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि शरीर में फंसे हुए सारे मिनरल्स दूसरों के लिए
अवेलेबल हो जाए। यही क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, अगर डिकम्पोजर्स ना होते तो क्या होता। डिकम्पोजर्स ना होते तो जो सड़ी गली लाशें, पत्ते जो पेड़ों से टूटते वो कभी डिग्रेड ही नहीं होते, उनसे पूरा इकोसिस्टम हमारा भर जाता। ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। और अभी अभी मैंने तुम्हें बताया कि ये अगर कोई ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे मिनरल्स फंस गए हैं तो डिग्रेड करा के उसे वापस फूड चेन में लेकर आते हैं, यानी कि मिनरल्स की रिसाइकलिंग करते हैं। अब देखो प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आया, ये देखो, ये एक नॉर्मल फूड चेन है जो अभी तुमने पढ़ी थी। अब देखो डिकम्पोजर्स कहाँ है, जब इनमें से कोई भी डेथ होगा ना किसी का भी, तो उसकी बॉडी को कौन डिकम्पोज करेगा, यही डिकम्पोजर्स। देखो ये कैसे इस लकड़ी को इन डिकम्पोजर्स ने ये पूरा इसको गला गला के ना पूरा पाउडर बना देंगे, ये अभी ये दिखेगी भी नहीं कहीं। तुम सोचते हो कि जंगल को कोई साफ करने जाता है तो वो जंगल पत्तियों से भर क्यों नहीं जाता, हर बार पतझड़ आता है, उस जंगल को तो पूरा भर जाना चाहिए, जबकि हमारे गार्डन में एक दिन झाड़ू ना लगाओ तो वो कैसा हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है बताओ, कैसे जो नेचुरल इकोसिस्टम्स है वो अपने आप को कैसे क्लीन रखते हैं, जबकि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स अपने आप को क्लीन नहीं रख पाते। इसी तरीके से पॉन्ड है, एक लेक है, एक ओशन है, क्या उसकी सफाई करता है कोई? लेकिन अगर तुमने अपने घर में एक मछली भी पाली, एक एक्वेरियम भी रखा, तो हर दूसरे दिन तुम्हें उसकी सफाई करनी पड़ती है, नहीं तो उसमें से बदबू आ जाती है। क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स, तो फंक्शन यही है, मिनरल रिसाइकलिंग, स्कैवेंजर्स ऑफ एनवायरनमेंट, क्लीनर्स ऑफ एनवायरनमेंट। प्लीज बच्चों इसको याद कर लीजिएगा, ये हमारे एनवायरनमेंट की सफाई करते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट से डेड और डिकेड को हटा देते हैं, ये मिनरल्स की रिसाइकलिंग करते हैं। What will happen if there will be no decomposers? अगर कोई डिकम्पोजर नहीं होगा, हमारा पूरा इकोसिस्टम गंदा हो जाएगा, लाशों ही लाशों के ढेर बने रहेंगे, वो डिकम्पोज नहीं होंगी। क्वेश्चन है why there is a need to clean aquarium but pond और ocean remain clean? क्योंकि एक्वेरियम में आपने सिर्फ एक टाइप की फिश रखी है, आपने कोई डिकम्पोजर्स नहीं डाले हैं, लेकिन पॉन्ड और ओशन नेचुरल इकोसिस्टम है, यहाँ पर डिकम्पोजर्स होते हैं, वो खुद को खुद ही साफ कर लेते हैं। तो अब बात आती है, जब डिकम्पोजर्स की बात हमने इसलिए की थी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिग्रेड कर देते हैं। इसके अलावा आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर हमारा वेस्ट इन्वायरमेंट पे इतना बुरा प्रभाव डालता है तो हम इसे कम कैसे करें। तो यहाँ तुम फंसना नहीं, तुम ये 5 R का प्रिंसिपल याद कर लो जो हर जगह फिट बैठ जाता है। ये रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रीपर्पज, रिफ्यूज, वो तुमसे कुछ भी पूछे, इन्वायरमेंट में ऐसा गड़बड़ देखा जा रहा है, हम इस हैबिट को कैसे सुधार सकते हैं, हमने एक ऐसी एक्टिविटी देखी, आप क्या कहना चाहेंगे वहां के लोग अपनी हैबिट्स में क्या सुधार करें ताकि उस इकोसिस्टम में बदलाव आए। तो आप बोलोगे वी विल सजेस्ट रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रीपर्पज एंड रिफ्यूज टू द पीपल ऑफ दैट इकोसिस्टम। रिड्यूस मतलब कम से कम यूज करो, रीयूज मतलब जो एक बार यूज किया उसको फिर से यूज करो, रिसाइकिल मतलब जब यूज हो गया है तो उसको हीट करके पिघला दो और दोबारा दूसरी चीज बना लो। रीपर्पस दूसरे काम में ले लो, जैसे एक प्लास्टिक की बाल्टी टूट गई है उससे गमला बना लो या स्टोरिंग पर्पस के लिए बना लो। रिफ्यूज मतलब मत लो। वैसे ये जनरली प्लास्टिक के लिए आता था, इस बार सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगा है और वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, तो उससे रिलेट करके वो तुमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, वहां ये प्रिंसिपल ऑफ 5R तुमको बचा लेगा। सवाल आएगा कि आप जनरली कहते हो कि प्लास्टिक के वेस्ट की रिसाइकलिंग होनी चाहिए, लेकिन रिसाइकलिंग इज नॉट गुड फॉर इकोसिस्टम। क्यों रिसाइकलिंग अच्छी नहीं है, क्यों अच्छी नहीं है बताइए। आप बोलोगे रिसाइकलिंग में पहले चीजों को हाई टेम्परेचर पे जलाया जाता है, प्लास्टिक हाई टेम्परेचर पे आते ही टॉक्सिक गैसेस रिलीज करता है जो हमारे इकोसिस्टम के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसलिए रिसाइकलिंग कैन नॉट ऑलवेज बी एन गुड ऑप्शन। आते हैं हम देख लेते हैं कि इस टॉपिक से PYQs क्या है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है। डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, हाउ रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक हैव एन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। यानी कि प्लास्टिक की रिसाइकलिंग अच्छी है कि बुरी है, आपको ये बताना है। प्लास्टिक की रिसाइकलिंग बुरी है क्योंकि वो टॉक्सिक गैसेस निकालती है। क्वेश्चन नंबर 21, सपोर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। Improvement in our lifestyle have resulted in greater amount of waste material generation, and changes in attitude have also a role to play, with more and more things we use becoming disposable. Question number 21 is the most important question of this video. ऐसा क्वेश्चन वो जरूर देंगे। समय के साथ साथ बदलती हुई लाइफस्टाइल के कारण हमने बहुत सारा वेस्ट क्रिएट करना सीख लिया है, हम डिस्पोजेबल्स यूज करने लगे हैं, हम यूज एंड थ्रो यूज करने लगे हैं। क्या आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी हैबिट्स देखते हैं जिनके द्वारा कूड़ा भरा है, कूड़ा बढ़ गया है? तो और आप उसमें कोई सजेशंस बताएंगे तो हाँ आप बिल्कुल बताइए।
आजकल हम लोग रेडी टू ईट मील लेते हैं, पैक्ड फूड लेते हैं। पहले हमें झोला लेकर जाना होता था बाजार में, लेकिन अब हर चीज पैकेट में है। आप बिना झोले के जाइए, बस पैकेट्स उठाते जाइए, आपको काम हो जाएगा। हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हर चीज पॉली बैग में आती है। हम प्लास्टिक जानबूझ पॉलिथिन्स नहीं छोड़ पा रहे हैं। हमें रेडी टू ईट मील चाहिए। हम ये इसमें जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, इससे जब कटलरी आ रही है ऑर्डर के साथ, तो दीज आर द मॉडर्न हैबिट्स जिन्होंने बहुत बदलाव किया है। पहले के लोग ऐसे नहीं थे। पहले टाइम भी बहुत था उनके साथ, उनके पास, और उनका एक अपने इकोसिस्टम के प्रति अफेक्शन, एक श्रद्धा थी उनकी। इसके कारण वो अपने इकोसिस्टम को जल्दी से नुकसान नहीं पहुंचाते थे। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर पेपर। इसमें ये है, अभी तक तुम्हें क्या समझ में आया? कूड़ा दो तरह का होता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो समय के साथ साथ डिग्रेड नहीं होगा, वहीं पड़ा रहेगा, और शायद 4-4 हजार साल तक भी पड़ा रहेगा। तो क्या बायोडिग्रेडेबल कूड़ा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, या बायोडिग्रेडेबल कूड़ा अच्छा है? तो नहीं। बायोडिग्रेडेबल कूड़े को जब तक तुम मैनेज नहीं करोगे, उसका मैनेजमेंट नहीं करोगे, तब तक वो अच्छा नहीं है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसको अच्छे से पढ़ो। स्टूडेंट्स इन अ स्कूल लिसन टू द न्यूज। एक स्कूल में बच्चों ने न्यूज सुनी। रेड इन द मॉर्निंग, ये रेड है, READ, इन द मॉर्निंग असेंबली दैट द माउंटेन ऑफ गार्बेज इन दिल्ली सडनली एक्सप्लोडेड इन वेरियस व्हीकल्स गॉट बरीड अंडर इट। एक कूड़े का पहाड़ बन गया था, वो फट गया। Several people were also injured and there was a traffic jam all around. In the brainstorming session, teacher also discussed this issue and asked the students to find out a solution for the problem of garbage. Finally, they arrived at two main points. One is self-management of the garbage we produce in the second, and the second is the generate less garbage. देखो यही दो मेन तरीके हैं। सेल्फ मैनेजमेंट कर लीजिए, अपने कूड़े के लिए खुद जिम्मेदार होइए, और कम कूड़ा प्रोड्यूस कीजिए। इन्होंने पूछा है सजेस्ट टू मेजर्स टू मैनेज द गार्बेज वी प्रोड्यूस। सजेस्ट टू मेजर्स में यही आंसर हो जाएगा कि गार्बेज को मैनेज कैसे करें। आप बार बार इसे लिखिए। एज एन इंडिविजुअल व्हाट वी कैन डू टू जनरेट द लीस्ट गार्बेज, गिव 2 पॉइंट्स। ये फिर से सही हो जाएगा। लिस्ट 2 वैल्यूज ऑफ द टीचर इंस्टिल इन द स्टूडेंट्स इन दिस एपिसोड। इस पूरे उसमें टीचर ने बच्चों को क्या समझाया? टीचर ने बच्चों को ये समझाया, सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ द वेस्ट and generate less garbage. Why did the mountain of garbage combust? देखो, वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का गार्बेज था। उसके अंदर जब बैक्टीरिया, फंगस, ये सब अपना काम करने लगते हैं, तो कुछ गैसेस रिलीज होती हैं। उसमें से हो सकता है मीथेन नाम की गैस रिलीज हो रही हो, जो कि कंबस्टेबल गैस है, और उसने वहां आग लगा दी। अब इसी के साथ साथ अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को आपने बिना सोचे समझे ऐसे ही फेंक दिया, तो वहां मक्खियां आएंगी, बीमारियां आएंगी, और बदबू आएगी। इसलिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी बुरा है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी बुरा है, अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जा रहा है तो। ध्यान रखिएगा ये बात। यहाँ से सवाल आ सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से सवाल आएगा। आओ, कुछ ये दिख रहा है, ये तुम्हारा बायोस्फीयर, और यहाँ पर एक होल। हमारे द्वारा किया हुआ दूसरा इम्पैक्ट इन्वायरमेंट को, डेप्लीशन इन द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है? तुम देखो, तुम्हारा ये जो अर्थ है ना, अर्थ के ऊपर एक एटमॉस्फेयर है, हवा की लेयर्स। इसको हम डिफरेंट लेयर्स में बांटते हैं। जहां हम एरोप्लेन चलाते हैं, उस लेयर को कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। तुम जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर जाते हो, हर लेयर का नाम बदलता जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं इस स्ट्रेटोस्फेयर की। इस स्ट्रेटोस्फेयर में एक गैस की लेयर है, जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। उसी ओजोन लेयर में ये छेद देखा गया था, जिसे हम डेप्लीशन इन ओजोन लेयर कहते हैं। ये ओजोन लेयर जो कि स्ट्रेटोस्फियर में है, और ये एक क्वेश्चन बनता है, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? स्ट्रेटोस्फियर, जहाँ पे हवाई जहाज भी उड़ते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये ओजोन लेयर सन से आने वाले, मैंने तुम्हें बताया था ना, सन से बहुत सारे के रेडिएशन आते हैं। प्लांट के लिए सारे रेडिएशन अच्छे नहीं है, हमारे लिए सारे रेडिएशन अच्छे नहीं है, उसमें यूवी रेडिएशंस भी होते हैं। ये जो ओजोन लेयर है, ये हमें उन यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, यानी कि ये बिल्कुल सनस्क्रीन की तरह काम करती है। जैसे तुम जब धूप में निकलने से पहले अपने गॉगल्स लगाते हो, सनस्क्रीन लगाते हो, उसी तरह से अर्थ के ऊपर भी एक सनस्क्रीन लगी हुई है, वो ओजोन की लेयर है। आओ इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं।
जब इसका ये छेद देखा गया तो पता चला कि हम लोग कैसे अपने एनवायरनमेंट को खराब करते जा रहे हैं। ऑक्सीजन जब स्ट्रेटोस्फेयर में सन से आने वाली यूवी रेज के साथ रिएक्ट करती है तो वो O और O में टूट जाती है, और फिर यही ऑक्सीजन इस O के साथ रिएक्ट करके यूवी रेज के द्वारा ओजोन बना लेती है, और इस ओजोन की पूरी एक लेयर इस अर्थ के ऊपर प्रोटेक्टिव शील्ड यानी कि तुम्हारे सनस्क्रीन की लेयर की तरह काम करने लगती है। अब तुम ध्यान से देखो, ये आने वाली जो यूवीए और यूवीबी रेज है ये हमारे अर्थ तक कम पहुंच पाती हैं, यही नहीं तो ये तुम्हें कैंसर, स्किन इरिटेशन, लंग डिजीज, पता नहीं क्या क्या करके परेशान कर देंगी। आप हमने तो कुछ ऐसा किया जिससे इस लेयर में छेद हो गया, यानी तुम्हारे सनस्क्रीन में छेद हो गया। आप ये कैसे हुआ? देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि रेफ्रिजरेटर्स, हमारे एसी, इनके हिस्से हैं, इनका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। HCFCs जो एरोसॉल, रेफ्रिजरेंट्स और सॉल्वेंट्स हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स में पाए जाने वाले हेलॉन्स, ये सभी ऐसे केमिकल्स हैं जो ओजोन लेयर को ब्रेक कर देते हैं। एक समय ऐसा आया जब हम इतने सारे ये केमिकल्स यूज करने लगे कि इन्होंने ओजोन लेयर को डिप्लीट कर दिया, और सैटेलाइट इमेज से देखा गया कि हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर में एक होल हो गया है, जो कि हमारे लिए बहुत डेंजरस था, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी सोचा गया कि शायद बढ़ते हुए कैंसर के केसेस उसी ओजोन लेयर की वजह से, ओजोन लेयर में हो रहे छेद की वजह से हैं। तो अब क्या तुम्हें समझ में आया कि ओजोन सिर्फ एक गैस है जो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, लेकिन ध्यान रखना, अगर ये ओजोन तुम्हारे एटमॉस्फेयर में आ जाए और तुम उसे ब्रीद इन करने लगो तो ये तुम्हारे लिए डेंजरस होती है, यानी कि सनस्क्रीन जब तक चेहरे पे रहे तभी अच्छा है, तुम इसे खा नहीं सकते। तो इसे ही गुड ओजोन और बैड ओजोन कह देते हैं। और तुम देखो, क्वेश्चन आया व्हाट इज ओजोन? ओजोन इज ए गैस फॉर्म्ड बाय, तुम्हें तुरंत ये दो रिएक्शंस लिखनी है। Differentiate between good ozone and bad ozone. Good ozone is the ozone present in stratosphere. Bad ozone is the ozone present in troposphere. How it is formed in the upper layers of atmosphere? By these two reactions. How does ozone affect our ecosystem? Ozone layer protects us from harmful UV rays. Why CFCs are harmful? Write any two uses of CFC and how UNEP plays an important role in regulating the production of CFCs. Chlorofluorocarbons are harmful because they deplete the ozone layer present in the stratosphere, and more UV radiation starts coming to the earth. अब ये UNEP क्या है? UNEP बहुत सारे देशों का एक एग्रीमेंट है, बहुत सारे देशों का एक ग्रुप है। इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसने ये कहा कि सभी देश ये इंश्योर करेंगे कि वो बहुत ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रोडक्शन ना करें, और एक एक्ट को बनाया जिसके द्वारा हर देश बाउंड है कि वो उससे ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं बना सकता। तो यूएनईपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का दो यूजेस लिखिए, फायर एक्सटिंग्विशर में, रेफ्रिजरेंट्स में, सॉल्वेंट्स में, एरोसॉल में, आप लिख दीजिएगा। हाउ यूवी रेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ओजोन। तुम ये देखो, ये यूवी रेज हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन यही यूवी रेज तो ओजोन बनाती भी है, तो इसीलिए शायद इसे गुड ओजोन कहते हैं। ओजोन, सॉरी, यही यूवी रेज ही तो ओजोन बनाती हैं। ऑक्सीजन को पहले O और O में ब्रेक करती हैं, और ये ऑक्सीजन के साथ फर्दर ये O रिएक्ट करता है इसी यूवी के प्रेजेंस में और ओजोन लेयर का निर्माण करता है। ये रिएक्शंस याद कर लेना, इतना पार्ट तुम्हें याद करना है और इतना पार्ट तुम्हें याद करना है, और ये वाला, these three will be like you will be done. So here we are done with the topic, and all the best for your exam. Please revise this chapter. Few things are very important. Biomagnification, ozone layer. I am predicting like these three topics: biomagnification, ozone layer, and decomposer related some question. It will definitely come in your exam. So all the best. Take care.